वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर। जो यूनिट सेकंड में हमने आज टॉपिक लिया है वो है आपका इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लॉ पार्ट सेकंड। इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लॉ जो हम पढ़ रहे हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पार्ट फर्स्ट जो था हमने लास्ट लेक्चर में पूरा किया था और पार्ट सेकंड हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। जैसे कि आपको याद हो, पार्ट जो फर्स्ट था उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लॉ है और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से वो वर्क करता है। तो हमने देखा था कि बहुत सारे लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट्स है, लेबर लॉ हैं, जैसे इक्वलिटी फॉर बिफोर लॉ है, आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका इंडिया क्या है मेंबर भी है, और इसके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग लेबर स्टैंडर्ड एंड डेवलपिंग पॉलिसीज एंड डिवाइजिंग प्रोग्राम टू प्रमोट द डिसेंट वर्क। इसके बाद हमने देखा था कि एम्प्लॉय के वेलफेयर या वर्किंग कंडीशंस के लिए कौन कौन से लॉ हैं, हमने उनको यहाँ पे पढ़ा, जिसमें हमने दिया कुछ फैक्ट्रीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड माइन एक्ट है। फिर हमने स्टार्ट करना है आज, वो है आपका लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो अदर कंपनी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अंदर रिलेशंस अच्छे रहें, एम्प्लॉयज़ के रिलेशन अच्छे रहें, तो एक इफेक्टिव सोशल डायलॉग रहे दोनों के बीच में। तो वो किसके रिगार्डिंग हो? फॉर प्रमोट वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, कि हमें जैसे वेजेस वर्किंग कंडीशन है, सोशल जस्टिस है, तो इन चीज़ों को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ डिसेंट वर्क है वो नॉट ओनली आपका इंटरनेशनल लेवल था बट ऑल्सो नेशनल लेवल भी था। हमने देखा कि इंडस्ट्रियल लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर हम किन किन लॉ को पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है 1951, फिर इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग एक्ट है 1947। जैसे ही मैंने आपको बताया था कुछ लॉ हमारे, कुछ एक्ट हमारे सिलेबस में है और कुछ नहीं है। जैसे डिस्प्यूट एक्ट है अपने, ठीक है ना, ट्रेड यूनियन का कुछ पार्ट है, ठीक है ना, तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी है। तो कुछ हमारे सिलेबस में है और कुछ नहीं है। फिर हम बात करेंगे, जैसे हमने लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की, फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ वेजेस। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जो वेजेस है वो कम से कम मिनिमम वेजेस हर एम्प्लॉय को तो मिले, मिनिमम वेजेस जो मिनिमम नेसेसिटी जो है उनको पूरा करने के लिए रिक्वायर है। तो वो हम किस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे? वो हम 1948 के अंदर पढ़ेंगे। द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस आर फिक्स्ड बोथ बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट फॉलिंग विद इन रेस्पेक्टिव जुडिक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लॉ ऑफ वेजेस के अंदर वो प्रिस्क्राइब करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से क्या, जो मिनिमम वेजेस क्या होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट की कुछ बातें रहेंगी, कुछ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से पढ़ेंगे, कुछ हम पेमेंट ऑफ आपका बोनस एक्ट से पढ़ेंगे। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इक्विटी बिफोर लॉ के अंदर कि इक्वल रेमुनेशन भी होना चाहिए, तो इक्वल रेमुनेशन एक्ट भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो अपना लेबर के वेजेस के रिगार्डिंग। और इससे पहले हमने पढ़ा था लेबर के जो इंडस्ट्रियल रिलेशन थे उनके रिगार्डिंग हमने कुछ एक्ट पढ़े थे। अब हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपको पता है कि जो रिस्क है, रिस्क विद लाइफ ऑफ वुमन, लाइफ ऑफ लेबर, तो उस रिस्क के रिगार्डिंग जैसे ESI है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर कुछ प्रोविज़न है। ऐसे प्रोविडेंट फंड की हम बात करें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंदर कुछ प्रोविज़न है। और एम्प्लॉय के कंपनसेशन की यदि हम बात करें तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर कंपनसेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये भी पढ़ा था सोशल सिक्योरिटी के अंदर यदि वर्कर जो है उनको ग्रेजुटी भी मिलनी चाहिए, और यदि वुमन वर्कर है तो उसको क्या मिलना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो इनके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर जो हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या कवर होने वाला है, ये जो आपके चारों के चारों एक्ट हैं, ये चारों के चार एक्ट, चाहे वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, कंपनसेशन हो, आपका मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी हो, तो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का पूरा पार्ट हम अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे लॉ सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988। ये जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब आप ये देखें स्टेचुरी ऑडिट से पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुछ रिकॉर्ड्स
हमें रखने होते हैं, ठीक है ना। तो वो रिकॉर्ड कंपलसरी बाय लॉ हमें रखने होंगे। तो वो रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? द लेबर लॉज एक्ट 1988 प्रोवाइड्स द एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग ए स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड मेंटेनिंग रजिस्टर अंडर एक्ट लेबर लॉ। स्मॉल establishment were exempted from the furnishing return and maintaining register under certain enactment mentioned in the first schedule of the act. Instead of they are required to furnish return and maintain register in the form set out in the schedule second। कि शेड्यूल फर्स्ट के अंदर तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट जो स्मॉल हैं उनको हमने क्या एग्जेम्प्ट कर रखा है कि उनको ना तो रजिस्टर रखनी और ना ही रिटर्न फिल करनी है। लेकिन शेड्यूल सेकंड के अंदर जिन्हें वो चीज़ें रखनी हैं और रजिस्टर भी मेंटेन करना है, रिटर्न भी फिल करनी है, वो कौन कौन से हैं। इसका पर्पस क्या है कि एक तो डिफाइन करना कि स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट जो है उस एक्ट के अंदर क्या है, उसके बारे में शेड्यूल एक्ट के अंदर है क्या। वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट को जो है उनको एग्जेम्पशन दी गई है, किससे? एग्जेम्पशन फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिटर्न। तो हमने देखा कि जो भी हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, जो भी हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, वो किस किस को फॉलोअप करना है, किस किस को मेंटेन करना है। अब हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट। देखो जब हम रजिस्टर बनाएंगे तो उन रजिस्टर से इंफॉर्मेशन से हमें पता लगेगा कि क्या हमारा एक्सपेंसेस चल रहा है, तो लेबर सही तरीके से वर्क कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। और ये हम वहाँ पे हमें कहीं लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे ज़रूरत है किसके लिए? एम्प्लॉय कोड को डिफाइन करने की, ठीक है ना, रिकम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, एक ऐसा ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट किसके लिए बनाएंगे? हम ड्राफ्ट फॉर लेबर कोड्स ऑन वेजेस। जैसे आप देखें तो जो हम ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट हैज़ बीन सेट अप फॉर ड्राफ्टिंग फॉर लेबर कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था वेलफेयर, है ना, सोशल जो वर्किंग कंडीशंस है उसकी हम बात की हमने, फैक्ट्री एक्ट की हेल्प से हमने समझा। फिर हमने देखा था कि जो मिनिमम वेजेस भी होनी चाहिए, हमने देखा था लेबर के रिलेशंस की भी हमने बात की थी, एम्प्लॉय के वेलफेयर की, सेफ्टी हेल्थ की फैक्ट्री एक्ट के अंदर हमने बात की थी। तो हमें लेबर कोड्स तभी पूरा होगा जब लेबर कोड किस पे बनेगा? आपका वेजेस पे बनेगा, लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन पे बनेगा, सोशल सिक्योरिटी पर बनेगा, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस पे बनेगा, तब वो लेबर कोड क्या माना जाएगा? पूरा माना जाएगा। अब जब हम लेबर लॉज को बना रहे हैं, हम रिटर्न वगैरह फर्निश कर रहे हैं, हम अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका ऑडिट भी करना होगा। ऑडिट होता क्या है? ऑडिट होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट अफेयर या आपके जो अकाउंट्स हैं मेंटेन बाय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन देयर ओन, ठीक है ना। कि जो ऑडिटर रहता है वो देखता है कि जो भी नियम और रूल्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट रखे गए हैं, जैसे अकाउंट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट रखे गए हैं, उस लिमिट्स का जो लॉ की लिमिट है उसको फॉलो किया गया है, लॉ के अकॉर्डिंग वेजेस का पेमेंट हुआ है, वर्किंग कंडीशंस वहाँ की इस तरीके की है, सोशल सिक्योरिटीज स्कीम जो है वो एम्प्लॉय को मिली है, वेलफेयर है आपका। तो उन सब चीज़ों की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ऑडिट के अंदर हम यही चीज़ें देखते हैं कि ऑडिट के अंदर हमें यही देखना है। जैसे कि आप देखें कि जो आपका ऑडिट है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, बेनिफिट ऑफ लेबर ऑडिट क्या है, लेबर लॉ कंप्लाइंस क्या है, और कंपनी सेक्रेटरी जो लेबर ऑडिट करता है, कंपनी सेक्रेटरी कैन कंडक्ट सच ऑडिट एंड मेक वैल्यू एडिशन टू द बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर। कि ऑडिट की हेल्प से, देखो ऑडिट की कॉस्टिंग तो आती है, ऑडिट को आप ऑडिटर को आप रखोगे, उसकी टीम भी होगी, वो वर्क भी करेगी, उसको टाइम भी चाहिए, कॉस्टिंग भी होगी। तो ऑडिटर क्या करता है? अपने वर्क से, अपने वर्क की हेल्प से वो क्या करता है? वो ऑडिट का स्कोप डिसाइड करता है कि मैं इस तरीके का ऑडिट करूँगा, ऑडिट का क्या ऑब्जेक्ट रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है, किसमें? लेबर लॉ ऑडिट में क्या करता है? हेल्प करता है। तो हम इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के अंदर हमने ये देखा कि इन ऑर्डर टू ensure sound corporate governance, company secretary professional could assist the companies in conducting the due diligence of ensure compliance with the applicable law। कि जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो बनाए हुए हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स हैं, उन लॉ रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना वर्क कंडक्ट किया है या फिर नहीं किया है। तो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है? उनके अकाउंट्स के बेस पर जो उन्होंने डिफरेंट एक्ट एप्लीकेबल हैं, वो वेरी स्मॉल है तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, वो स्मॉल है तो उस पर एप्लीकेबल हैं, क्या उसको रिटर्न फर्निश करनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद ये फाइनल डिसीजन निकाला
निकाला जाता है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री पर जो डिफरेंट लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं, एम्प्लॉयर ने उसको फॉलो किया है या फिर नहीं किया है। और यदि वहाँ पे लगता है कि कहीं कमी है उन लॉज के अंदर, उन लॉ को फॉलो करना चाहिए था, कुछ लॉ छूट गए या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं लग रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन, रिटर्न फर्निश नहीं हुई है, तो वो क्या प्रॉपर सजेशन भी देता है। तो लेबर लॉ के इवैल्यूएशन पार्ट सेकंड के अंदर हमने इंडस्ट्रियल लेबर लॉ की बात की, ऑडिट की बात की हमने, उससे पहले लेबर के कोड्स की हमने बात की, फिर हमने देखा था लेबर्स लॉ जो होते हैं, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन क्या है, लॉ ऑफ वेजेस क्या है और इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे पार्ट सेकंड जो है हम पूरा करते हैं। थैंक्स।